हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये एक बेसिक टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और उसका जनरल टर्म का क्या फार्मूला होता है, और इस पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे इसमें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो इट इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड इट्स जस्ट प्रीसीडिंग टर्म रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। ठीक है, मतलब किसी भी सीक्वेंस में कोई भी टर्म और उसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस टाइप के सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी बोलेंगे। और ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सीक्वेंस 2, 5, 8, 11। तो ये जो सीक्वेंस है ये देखिए एपी में है कि नहीं। इसमें किसी भी टर्म जैसे 5 - 2 करेंगे, किसी भी टर्म और उसका प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस 5 - 2 3 आ रहा है, 8 - 5 3 आ रहा है, 11 - 8 यहाँ भी 3 आ रहा है। तो ये एक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। मतलब इस सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। और जो डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, मतलब पूरा सीक्वेंस में वो कांस्टेंट सेम आ रहा है, तो उस कांस्टेंट को बोलेंगे, उस डिफरेंस को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे d = आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका कॉमन डिफरेंस है 3। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये है 10, 8, 6, 4। ये भी एक सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस को चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है किसी भी टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस। 8 - 10 कितना आ रहा है -2, 6 - 8 -2, 4 - 6 -2। मतलब ये सीक्वेंस भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और जिसका कॉमन डिफरेंस है -2। क्लियर हुआ? तो इस टाइप के सीक्वेंस को बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल टर्म कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है। तो जब कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो मान लेते हैं कि उसका फर्स्ट टर्म a है और उसका कॉमन डिफरेंस d है। फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d अगर है तो AP को कैसे हम लोग लिख सकते हैं? AP को लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म a है और सेकंड टर्म क्या लिखेंगे कि उसका कॉमन डिफरेंस d होना चाहिए। तो देखिए सेकंड टर्म यहाँ पे हो जाएगा a + d करेंगे तो a + d - a, इसका कॉमन डिफरेंस देखिए कितना d आ रहा है ना। इसका नेक्स्ट टर्म कितना लिख सकते हैं? इसका नेक्स्ट टर्म लिख सकते हैं a + 2d। ठीक है, देखिए a + 2d - a + d, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d आएगा जो कॉमन डिफरेंस है। मतलब अगर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है और इसका टर्म्स लिखना है तो फर्स्ट टर्म तो वही हो जाएगा और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते जाना है। तो बाकी का टर्म मिलते जाएगा इस सीक्वेंस का। ओके, तो फर्स्ट टर्म a हो गया, सेकंड टर्म a + d है, थर्ड टर्म कितना है? एक और d ऐड कर देंगे, a + 2d हो जाएगा। फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा? एक और d ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म हो जाएगा a + 3d। और इसी टाइप से ये इस सीक्वेंस का टर्म्स मिलते जाएगा। तो देखिए आप कि यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो d कितना है? 3। थर्ड टर्म है तो d कितना है? 2, एक कम। सेकंड टर्म है तो d कितना है? 1, एक कम है। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10th टर्म, अगर 10th टर्म लिखेंगे तो d कितना होगा? एक कम होगा, मतलब 9 होगा। तो 10th टर्म हम लोग लिख सकते हैं a + 9d। और जब 10th टर्म a + 9d लिख दिए तो इसी टाइप से बताइए कि nth टर्म कितना होगा? nth टर्म, इसका nth टर्म होगा मतलब उसमें d कितना होगा? एक कम, मतलब n - 1। तो हम लोग यहाँ पे nth टर्म लिख सकते हैं a + n - 1 × d। तो ये जो चीज आ गया है यही है जनरल टर्म, इसको बोलते हैं, मतलब nth टर्म को ही बोलते हैं जनरल टर्म। तो अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा कि nth टर्म an = a + n - 1 × d। तो ये किसी भी AP का nth टर्म फाइंड करने का एक फार्मूला हो गया। इस फार्मूला से किसी भी AP का हम nth टर्म जैसे 20th टर्म, 30th टर्म, 100th टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो 100th टर्म अगर फाइंड करना है तो यहाँ कितना आएगा? n - 1, मतलब 100 - 1 तो 99d होगा। तो ये एक फार्मूला हो गया nth टर्म ऑफ एन AP का। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस nth टर्म पर, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5th and 6th टर्म्स ऑफ एन AP आर रिस्पेक्टिवली 6 and 5
एंड फाइंड द 11th टर्म ऑफ द एपी। मतलब यहाँ 5th टर्म दिया हुआ है 6 एंड 6th टर्म दिया हुआ 5, तो 11th टर्म फाइंड करना है। हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे डिनोट करेंगे, कैसे हम लोग सिंबल्स यूज करेंगे वो देखिए। तो अगर एपी दिया हुआ है तो उस एपी का हम लोग फर्स्ट टर्म मानेंगे ए और कॉमन डिफरेंस मानेंगे डी। फर्स्ट टर्म हो गया ए, कॉमन डिफरेंस डी, और दिया हुआ है 5th टर्म 6, तो 5th टर्म 6 दिया हुआ है तो 5th टर्म कैसे लिखेंगे, a5 मतलब 5th टर्म, तो 5th टर्म दिया हुआ 6 एंड 6th टर्म दिया हुआ है 5, ठीक है इतना, तो 5th टर्म 6 लिख दिए और 6th टर्म 5 लिख दिए। तो अब देखिए 5th टर्म कितना होगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला से हम लोग 5th टर्म क्या लिखेंगे, 5th टर्म है ना, तो d कितना होगा, एक कम मतलब 4 होगा, तो 5th टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 4d, तो 5th टर्म हो गया a प्लस 4d, ये कितना आ गया 6, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे 6th टर्म दिया हुआ 5, मतलब यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 5d इक्वल टू 5, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट आ गया ये, इक्वेशन सेकेंड आ गया ये। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को डिफरेंस करेंगे, मतलब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा और 5d माइनस 4d यहाँ आ जाएगा d, और 5 माइनस 6 मतलब -1, तो d का वैल्यू आ गया -1। जैसे ही d का वैल्यू -1 आया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 d का वैल्यू -1 इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो आ जाएगा a, और 4 इंटू -1 मतलब -4 इक्वल टू 6, तो यहाँ से a का वैल्यू मिल गया 10, तो a का वैल्यू मिल गया 10, d का वैल्यू -1 आ गया, तो हम लोग अब 11th टर्म फाइंड कर सकते हैं। 11th टर्म कैसे लिखेंगे, a11 टर्म क्या होगा, a प्लस 10d, ठीक है 11 है तो d एक कम होगा, तो a प्लस 10d हो गया 11 टर्म का फॉर्मूला। यहाँ पे a का वैल्यू 10 दिया हुआ है प्लस 10 इंटू d का वैल्यू -1 दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 10 मतलब 0, तो इस AP का 11th टर्म है 0। क्लियर हुआ अच्छे से। यहाँ 5th टर्म दिया हुआ था, 6th टर्म दिया हुआ था और 11th टर्म फाइंड करना था, तो किसी भी तरह दो इक्वेशन बनाना था जिससे ये दो अननोन मतलब a मतलब फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस मिल जाता, और ये a और d फाइंड करने के बाद 11th टर्म आसानी से मिल गया। क्लियर हुआ अच्छे से ये क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है, इन एन AP if a2 plus a5 minus a3 equal to 10 and a2 plus a9 equal to 17 then find the first term and common difference। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a2 मतलब सेकंड टर्म, a5 मतलब फिफ्थ टर्म, a3 मतलब थर्ड टर्म, ये होता है। तो यहाँ लिखते हैं पहले इसको कि a2 प्लस a5 माइनस a3 इक्वल टू 10, ये दिया हुआ है। a2 मतलब सेकंड टर्म को लिखेंगे a प्लस d, ठीक है सेकंड टर्म है तो d एक कम होगा, प्लस फिफ्थ टर्म है तो क्या लिखेंगे a प्लस 4d माइनस थर्ड टर्म है तो क्या लिखेंगे a प्लस 2d एंड दिस इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए a को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a प्लस a माइनस a, ठीक है एक a कटेगा तो यहाँ बचेगा एक a। अब d कितना बचा देखिए d और यहाँ 4d कितना हो जाएगा 5d माइनस 2d, तो ये आ गया 3d, तो a प्लस 3d इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन आया, इसको इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लिया गया। उसके बाद सेकंड में दिया हुआ है a2 प्लस a9 इक्वल टू 17, a2 प्लस a9 इक्वल टू 17, तो a2 मतलब सेकंड टर्म, a9 मतलब नाइन्थ टर्म, तो सेकंड टर्म क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म लिखेंगे a प्लस d और नाइन्थ टर्म कितना लिखेंगे a प्लस 8d, ठीक है इक्वल टू 17। अब देखिए यहाँ पे a प्लस a ये हो जाएगा 2a प्लस d प्लस 8d मतलब 9d इक्वल टू आ जाएगा 17, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट है ये, इक्वेशन सेकेंड है ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो a और d दोनों मिल जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इक्वेशन सेकेंड में a का कोएफिशिएंट 2 है, तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6d इक्वल टू 20, और इक्वेशन सेकेंड जो लिखा हुआ उतना ही लिख देंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 17, और फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2a और माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 6d माइनस 9d ये हो जाएगा माइनस 3d, और यहाँ 20 माइनस 17 मतलब 3, यहाँ से d का वैल्यू आ गया -1। अब d का वैल्यू जैसे -1 आया उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन 1 में d का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a
प्लस डी इंटू माइनस 1 इक्वल टू 10। यही क्वेश्चन था ना, a प्लस 3d इक्वल टू 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a माइनस 3 इक्वल टू 10 और यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 13। ठीक है, तो a का वैल्यू 13 आ गया, d का वैल्यू -1 आ गया, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल टू 13 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू -1, ये लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस ये दो इक्वेशन दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। तो इस तरीके से ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया। क्लियर हुआ अच्छे से ये क्वेश्चन। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ है इफ pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP are a, b and c respectively, then prove that a into q minus r प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है pth टर्म है a, qth टर्म है b एंड rth टर्म है c, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ये अज्यूम कर लेते हैं कि इस AP का फर्स्ट टर्म होगा कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस होगा कैपिटल D, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल a दिया हुआ है तो स्मॉल a फर्स्ट टर्म नहीं ले सकते हैं। तो अगर कैपिटल A फर्स्ट टर्म है और कैपिटल D इस AP का कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पे दिया हुआ है pth टर्म a, तो लिख सकते हैं a ऑफ p, मतलब pth टर्म इक्वल टू a, और pth टर्म को क्या लिखेंगे, pth टर्म हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू a। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। pth टर्म a दिया हुआ है, उसके बाद qth टर्म दिया हुआ है b, तो qth टर्म b दिया तो लिख सकते हैं ना a q इक्वल टू b, मतलब qth टर्म इक्वल टू b, और qth टर्म कितना लिखेंगे a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, दिस इज इक्वल टू b। तो यहाँ से ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। उसके बाद rth टर्म दिया हुआ है c, तो rth टर्म दिया हुआ c, तो लिखेंगे a r इक्वल टू c, मतलब rth टर्म इक्वल टू c, और rth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू सी, ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। ये 3 इक्वेशन आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है q माइनस आर, r माइनस पी, p माइनस क्यू, तो ये पहले ये जो टर्म है ना, ये टर्म हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे p आ रहा है, यहाँ पे q आ रहा है, अगर इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे तो यहाँ से हम लोग को p माइनस क्यू मिल जाएगा, तो वही करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग लिख सकते हैं a प्लस और p माइनस 1 d है, तो यहाँ लिखेंगे p इंटू डी माइनस डी इक्वल टू a, ये था इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड में q को d से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इक्वेशन सेकंड आ जाएगा a प्लस q d माइनस d इक्वल टू b, ये इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए a और a कट जाएगा, d और d कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा p d माइनस q d, मतलब यहाँ पे d अगर कॉमन लेंगे तो ये होगा p माइनस q इक्वल टू a माइनस b। ठीक है इतना, तो यहाँ से p माइनस q इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा p माइनस q इक्वल टू a माइनस b बाई कैपिटल d, ये आ गया। अब जैसे p माइनस q आया है फर्स्ट और सेकंड को माइनस करने से, तो उसी तरह हम लोग सेकंड और थर्ड को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, q माइनस r आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, देखिए इक्वेशन सेकंड को लिख सकते हैं a प्लस q d माइनस d इक्वल टू b, और इक्वेशन थर्ड को लिख सकते हैं a प्लस r d माइनस d इक्वल टू c, और ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, a कटेगा d कटेगा, यहाँ आ जाएगा q माइनस r इंटू d इक्वल टू b माइनस c, और यहाँ से लिख सकते हैं q माइनस r इक्वल टू b माइनस c बाई कैपिटल d। ठीक है, और इसी टाइप से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वेशन थर्ड पहले लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें r है और यहाँ r माइनस पी लाना है। इक्वेशन थर्ड से लिख सकते हैं a प्लस r d माइनस d इक्वल टू c, और इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस p d माइनस d इक्वल टू a, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कट जाएगा और d कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा r माइनस p इंटू d इक्वल टू c माइनस a, और यहाँ से r माइनस p इक्वल टू लिख सकते हैं c माइनस a बाई d। ठीक है, अब देखिए यहाँ से p माइनस q मिल गया, यहाँ से q माइनस r मिल गया, यहाँ से r माइनस p मिल गया। ये तीनों वैल्यू ये जो प्रूफ करना है उसके LHS में रखेंगे। तो ये जो दिया हुआ है a इंटू q माइनस r, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू क्यू माइनस आर का मतलब है b माइनस सी बाई डी, यहाँ लिख देंगे b माइनस सी बाई डी प्लस b इंटू, ठीक है, b इंटू आर माइनस पी, और r माइनस पी का वैल्यू है c माइनस a बाई डी, तो यहाँ लिख देंगे c माइनस a बाई
डी प्लस यहाँ सी इंटू पी माइनस क्यू, और पी माइनस क्यू का वैल्यू कितना है ए माइनस बी बाई डी। ठीक है, ये है LHS। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सबका डिवाइड में डी है, तो सबका डिवाइड में अगर डी है तो डी ले लेते हैं इसका LCM, और ऊपर सब ऐसे ही ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा AB माइनस AC प्लस ये हो जाएगा BC माइनस BA, और ये CA माइनस CB। ठीक है ना, तो देखिए माइनस CB और प्लस ये BC ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस AB प्लस AB ये कैंसिल हो गया, AC और माइनस AC ये कैंसिल हो गया, ऊपर कितना आ गया 0, तो 0 बाई डी कितना आ गया 0। तो यही प्रूफ हो गया कि इसका ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू 0 था, तो 0 लाना था तो 0 हो गया यहाँ पे आंसर। तो प्रूफ हो गया ये। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। इसमें दिया हुआ था pth टर्म A, qth टर्म B, rth टर्म C, और ये प्रूफ करना था इसका वैल्यू 0 होगा, तो ये 0 आ गया। क्लियर हुआ अच्छे से क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है विच टर्म ऑफ द AP दिस, ये AP है 2000, 1995, 1990, 1995 ये AP है, इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब इस AP का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, मतलब n का वैल्यू बताना है कि कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो देखिए ये AP डिक्रीजिंग AP है क्योंकि ये घटते जा रहा है, पहले कितना है 2000, फिर 1995, फिर 1990 घटते जा रहा है, तो कहीं न कहीं जाके ये 0 को क्रॉस करके नेगेटिव आने स्टार्ट होगा। जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा ये इसमें बताना है। ओके, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। तो अब देखिए इसमें दिया हुआ है 2000 फर्स्ट टर्म है, तो A का वैल्यू, A मतलब फर्स्ट टर्म, तो A का वैल्यू दिया हुआ है 2000, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 1995 माइनस 2000, ये आ जाएगा -5। ठीक है, डिक्रीजिंग AP अगर होता है तो उसका कॉमन डिफरेंस माइनस आता है, मतलब नेगेटिव आता है। तो अब देखिए फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि AN इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, AN मतलब nth टर्म, तो nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये हम लोग अज्यूम कर लिए। यहाँ लिख सकते हैं कि AN इज लेस देन 0, जब नेगेटिव टर्म है तो वो 0 से लेस होगा, तो यहाँ लिख दिया AN लेस देन 0। अब AN का लगाते हैं फार्मूला, तो AN का फार्मूला क्या होगा, ये होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज लेस देन 0। अब A का वैल्यू दिया हुआ है 2000 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू दिया हुआ -5 विच इज लेस देन 0। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2000 और यहाँ n इंटू -5 मतलब -5n और +5 लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये -5n इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 5n इज ग्रेटर देन 2005। ओके, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n इज ग्रेटर देन 401, तो n का वैल्यू 401 से ग्रेटर होगा। तो n का वैल्यू 401 से जैसे ही ग्रेटर होगा तो उनको सारा नेगेटिव टर्म मिलते जाएगा। तो n का वैल्यू अगर 402 होगा तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, n का वैल्यू 403 होगा तो सेकंड नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ फाइंड करना था फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो n का वैल्यू 401 से जस्ट ग्रेटर मतलब 40 सेकेंड मतलब 400 सेकेंड टर्म होगा, वही होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म इस AP का। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्लियर हुआ अच्छे से क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, मतलब ये दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2 4 6 8 अप टू 100 टर्म्स, ये दिया हुआ 3 6 9 12 अप टू 80 टर्म्स। ये दोनों AP में कितना टर्म आइडेंटिकल होगा, मतलब कितना कॉमन टर्म्स होगा ये बताना है। मतलब कितना कॉमन टर्म होगा ये बताने के लिए देखिए ये जो फर्स्ट AP है ये कहाँ तक है 100 टर्म्स तक, तो जो कॉमन टर्म होगा तो उस ये 100 टर्म्स तक जो भी टर्म आएगा, जो भी नंबर आएगा, ये 80th टर्म तक जो भी नंबर आएगा, दोनों का जो कॉमन टर्म होगा वो ये दोनों का जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे तो कम ही होगा या फिर इक्वल होगा, उससे ग्रेटर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट AP है इसका 100th टर्म क्या होगा ये देखते हैं, और इसका 80th टर्म क्या होगा ये देखते हैं, और जो कॉमन होगा वो ये दोनों से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट AP का फर्स्ट टर्म है 2, तो लिख सकते हैं A इक्वल टू
टू 2 और कॉमन डिफरेंस है 4 माइनस 2 मतलब 2, तो कॉमन डिफरेंस 2 लिख दिए। और इसका 100th टर्म फाइंड करना है कि 100 टर्म में कौन सा नंबर आएगा वो। तो 100 टर्म कितना लिख सकते हैं, ये होगा a प्लस 99d, ठीक है। 100 टर्म है तो d एक कम होगा, तो इसका 100 टर्म हो जाएगा a प्लस 99d। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2 प्लस 99 इंटू d का वैल्यू भी 2 है, ये कितना आ जाएगा 2 प्लस 198 मीन्स ये आ जाएगा 200। तो फर्स्ट वाला AP का 100th टर्म हो जाएगा 200। अब सेकंड वाला AP का 80th टर्म फाइंड करते हैं। तो सेकंड AP का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 3 और इसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 6 माइनस 3 मतलब 3, और इसका फाइंड करना है A 80 मतलब 80th टर्म फाइंड करना है। तो 80th टर्म क्या होगा, A प्लस 79 इंटू डी, ठीक है। 80th टर्म है तो D का वैल्यू है कम होगा। A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 79 इंटू डी, D मतलब दिया हुआ है 3, तो ये सॉल्व करने से आ जाएगा 240। तो सेकंड वाला AP का 80th टर्म आ जाएगा 240। अब देखिए इसका कॉमन टर्म्स कितना कितना आ रहा है, ये है एक तो कॉमन टर्म सबसे फर्स्ट मिलेगा 6, तो दोनों का जो कॉमन टर्म वो कितना आ जाएगा 6, उसका सेकंड कॉमन टर्म कितना मिलेगा, ये है 8 फिर 10 फिर 12 होगा और यहाँ पे 12 है, तो मतलब सेकंड कॉमन टर्म हो जाएगा 12। थर्ड टर्म कॉमन कितना हो जाएगा, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 2 का मल्टीपल है, तो दोनों का कॉमन मतलब 6 का मल्टीपल, ये कितना आ जाएगा 6 12 नेक्स्ट आ जाएगा 18, इसी तरह चलता जाएगा। और इसका जो एंड टर्म होगा, इसका जो एंड टर्म है वो 200 से ग्रेटर नहीं होगा, 240 से ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट वाला AP 200 तक ही जा रहा है, तो जो कॉमन टर्म होगा वो 200 से लेस देन इक्वल टू ही होगा। तो मतलब ये जो AP आ गया कॉमन वाला, इसका लिख सकते हैं कि एंड टर्म लेस देन इक्वल टू 200 होगा, ठीक है। अब जो लेस देन इक्वल 200 है तो यहाँ से लिख सकते हैं एंड टर्म का फार्मूला इस AP के लिए ये होगा कितना, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन इक्वल टू 200 इसलिए क्योंकि ये दोनों में छोटा कितना है 200। तो A का वैल्यू कितना है 6 प्लस n माइनस 1 और D का वैल्यू 12 माइनस 6 मतलब 6 हो गया लेस देन इक्वल टू 200। यहाँ से लिख सकते हैं 6 प्लस 6n माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 200। ये माइनस 6 और प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 6n लेस देन इक्वल टू 200। तो n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 200/6। तो 200/6 करने से आता है n इज लेस देन इक्वल टू 33.33। तो n का वैल्यू इससे छोटा होना चाहिए, मतलब n का ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना हो सकता है 33, जो नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये दोनों AP में टोटल 33 टर्म्स कॉमन होगा, ठीक है। तो यही फाइंड करना था कि हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, तो 33 टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिस एंड दिस। क्लियर हुआ अच्छे से ये क्वेश्चन। तो ये जो लेक्चर था ये लेक्चर था जनरल टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक भी है कि इससे बहुत सारा चीज रिलेटेड होता है। AP तो मतलब हर किसी को जानना ही चाहिए क्योंकि हर चैप्टर में लगभग ये टॉपिक यूज हो ही जाता है। तो इसमें हम लोग 5 अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और थ्योरी डिस्कस किए हैं कि जनरल टर्म क्या होता है। होप आप लोग ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड से, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।